मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं, जिसको आप लोग कहते हो मोशन मैकेनिक्स का ही पार्ट है, क्लास 11th का। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। इसकी कई जगह अभी हमको आगे भी यूनिट्स में जरूरत पड़ेगी इसके कॉन्सेप्ट्स की, और थोड़ा सा ये बड़ा सेगमेंट है, इसलिए पहले मैंने सोचा कि हम लोग इसी को स्टार्टिंग करें। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है मोशन। जिन बच्चों ने पिछले वेक्टर के वीडियोज स्टडी नहीं किए हैं, वो पहले जाकर के वेक्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 तक जितने भी वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप लोग उनको पहले ध्यान से अच्छी तरह पढ़ें, उनको रिवाइज करें। नोट्स नहीं बने हो तो आप उनके नोट्स बनाएं, और भी बच्चों को बताएं जिनके पास नोट्स ना बने हो या जिनको रिवाइज करना हो, और तब आगे की ओर मोशन में आए। क्योंकि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार आगे आने वाले चैप्टर्स में बार बार यूज में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है मोशन। मोशन माने गति, मोशन माने गति। ठीक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोनों में हिंदी और इंग्लिश में सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है मोशन? पहली बात ये आई कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं आखिर ये है क्या। मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप लोग जानते हो, इसको निर्देश फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग निर्देश फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी OX, OY और OZ से बना कार्टेशियन सिस्टम हो, ठीक है, तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें 3 परपेंडिकुलर एक्सिस OX, OY और OZ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थात निर्देश फ्रेम। अब आखिर ये है क्या? बच्चों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा रखा, उनको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये है क्या, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखा करो, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन यानी उसकी स्थिति क्या है, और अगर वो मोशन में है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनका सही अनुमान लगाने के लिए या किसी भी बॉडी की पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को जिस फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थात निर्देश फ्रेम। हर एक बॉडी के साथ एक फ्रेम अटैच होता है। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट, हर एक वस्तु के साथ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच है। अगर हम किसी भी बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें, क्या मान लें? पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी बिंदु वस्तु मान लें, चाहे वो छोटी ऑब्जेक्ट हो माइक्रो जैसे कि ये पेन, चाहे वो बड़ी ऑब्जेक्ट हो जैसे कि ट्रीज हो गए, जैसे कि कार हो गई, जैसे कि हम और आप हो गए, जैसे कि हमारे घर हो गए। ये सब साइज में बड़े हैं, लेकिन हम इनको क्या ज्यूम करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को पता लगाने के लिए, और अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे सड़क पर चलता हुआ कोई एक व्यक्ति, सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी, पटरियों पर चलती हुई ट्रेन, आकाश में उड़ता हुआ प्लेन, आकाश में उड़ती हुई पतंग, एनी मॉस्किटो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हम लोग क्या मानते हैं? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मानते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमको उसकी क्या पता लगानी है? पोजीशन ऑफ, पहले तो उसकी पोजीशन पता लगानी है, और दूसरी साथ साथ पता लगानी है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी गति की दिशा क्या है। इन सारी चीजों का नॉलेज करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने है, जो हमारी हेल्प करेगा, उसी का नाम क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब निर्देश फ्रेम, ऐसा फ्रेम जो OX, OY और OZ से मिलकर बना हो,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये समझा कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है जिसकी पोजीशन को हमको पता लगाना है, जिसकी स्टेट को हमको पता लगाना है, जिसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को हमको फाइंड आउट करना है, उसके लिए कोई भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को या जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता लगाना है, उसके मोशन को पता लगाना है, उसको हम लोग क्या लेट करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हम जिसकी हेल्प लेंगे उसको क्या बोलते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप ये भी कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम है, एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं, जहां से हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम वेयर्स वी कैन इजिली फाइंड आउट या डिटरमाइंड the position of any another object, then such system is known as frame of reference। इसी को निर्देश फ्रेम कहा जाता है। ऐसा निकाय जहां से हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकें। कैसे करते हैं, जैसे कि आपने ये समझा, फॉर द एग्जांपल आपने कहा कि कोई भी एक रनिंग कार है, ठीक, और ये सड़क पर सीधे चल रही है, मूविंग कार। दिस इज अ कार। क्लियर? और इसके अंदर कोई भी एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। कोई भी दो पर्सन, दो व्यक्ति कार के अंदर हैं, ए और बी, और एक तीसरा पर्सन है सी जो कि ग्राउंड में है। मैन ऑन द ग्राउंड। क्लियर? अगर कार एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मूव कर रही है, और ए मैन से बी की पोजीशन को पूछा जाए, ए को ऑब्जर्वर मान लें और बी को ऑब्जेक्ट मान लें, और ये कहा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम ए, तो ए बोलेगा कि बी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में। यानी ए को बी रेस्ट में दिखाई देगा और बी को ए रेस्ट में दिखाई देगा। रेस्ट माने विराम अवस्था। ए को ऐसा नहीं लगेगा जैसे बी की पोजीशन में कोई बदलाव है, ना बी को ऐसा लगेगा कि ए की पोजीशन में कोई बदलाव है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सी से किया जाए कि व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ ए एंड बी, तो सी बोलेगा कि ए और बी दोनों की पोजीशन, दोनों की स्थितियां इसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो रही हैं, यानी बदल रही हैं, जबकि आपस में ये दोनों किसमें हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रेस्ट में है। कई बार आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, चाहे ट्रेन में सफर करो, गाड़ी में सफर करो, अगर आप ट्रेन में बैठे हो और आपके सामने वाली सीट में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो आपके करस्पॉन्डिंग वो और उसके करस्पॉन्डिंग आप दोनों किसमें हो, रेस्ट में, क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम में है। फ्रेम का मीन्स ट्रेन, कार, बस, साइकिल, एनीवन, कुछ भी, ये सारे मूविंग ऑब्जेक्ट एक प्रकार के फ्रेम का काम करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग किसमें हैं, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जिस सिस्टम में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम। क्या बोलते हैं, फ्रेम। क्लियर? ये कार इन दोनों के लिए फ्रेम है। अब ये कार चूंकि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, या कांस्टेंट वेलोसिटी ना भी हो, तो ये दोनों चूंकि एक ही फ्रेम में है, तो ए को बी और बी को ए रेस्ट में ही दिखाई देगा, क्योंकि जो एक्सीलरेशन कार का वही एक्सीलरेशन ए का, वही एक्सीलरेशन किसका, बी का। लेकिन ये किस फ्रेम में है, ग्राउंड में। इसको ग्राउंड फ्रेम भी कहा जाता है। सी किसमें है, ग्राउंड फ्रेम में, तो इसका एक्सीलरेशन क्या है, 0, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं, मैन अपनी जगह खड़ा हुआ है। आप ट्रेन में बैठे हो, आपके घर वाले आपको सी ऑफ करने आए, आप कहीं पर जा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब आपके गार्जियन प्लेटफॉर्म पर खड़े, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और ट्रेन आगे की ओर बढ़ी, तो आपको तो ये लगेगा कि जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है
वो हमारे करस्पॉन्डिंग मूविंग स्टेट में है, जबकि वास्तविकता में वो किसमें है, रेस्ट में है। तो इसका फ्रेम अलग, ये ग्राउंड फ्रेम है, दिस इज ग्राउंड फ्रेम। पृथ्वी को ग्राउंड फ्रेम या रेस्ट फ्रेम भी कहा जाता है, रेस्ट फ्रेम, क्लियर, अर्थ इज अ रेस्ट फ्रेम, प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है। और ये कैसा फ्रेम है, मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम। तो फ्रेम का मतलब अब आपको समझ में आया, फ्रेम का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम, वो स्थान, दैट प्लेस जहां से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करें, देखें, ऑब्जर्व करें, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कार भी एक प्रकार का क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके लिए, ए और बी के लिए। ग्राउंड भी एक प्रकार का क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन किसके लिए, सी के लिए। तो इसका फ्रेम अलग और इसका फ्रेम अलग। बात सबको समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं निर्देश फ्रेम। तो ये OX, OY और OZ से बना एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? अगर O को हम लोग ओरिजिन लेट कर ले और जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमको लोकेट करना है, जैसे C देखना चाहता है A को, तो C को कहां पर, ओरिजिन पे। तरीके सीख लो, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहता है, पता लगाना चाहता है, दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता लगाना चाहता है, वो अपने आप को कहां मानेगा, ओरिजिन पे। कहां मानेगा, ओरिजिन पे। और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना है, जैसे सी से अगर ए की पोजीशन पूछी जाए तो सी कहां पर होगा, ओरिजिन पे। और ये क्या है, ए। क्लियर? अगर सी से बी की पोजीशन को पूछा जाए तो सी कहां पर है, ओरिजिन पे, और बी को कहां लेट करोगे, यहां पर। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ए को ज्वाइन करें तो एक वेक्टर मिलेगा, और इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मींस स्थिति सदिश। तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। इस बात को याद रखिएगा, ओ से पी तक की दूरी या ओ से ए तक की जो दूरी है, दैट इज ए वेक्टर। और इस वेक्टर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का नाम होता है स्थिति सदिश। ठीक? पोजीशन वेक्टर नॉर्मली होता क्या है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। क्लियर? आई जे के से आपका परिचय है। आई का मतलब होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, जे का मीन्स होता है अलोंग द वाई एक्सिस, और के का मतलब होता है अलोंग द जेड एक्सिस। आई कैप, जे कैप, के कैप। और एक्स वाई जेड आर द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन को हमको लोकेट करना है, उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y, z। तो ए पर हम लोग क्या लिखेंगे, x, y, z, और साथ में एक और कोऑर्डिनेट होता है t, इसको बोलते हो टाइम कोऑर्डिनेट, यानी समय नियतांक। एक बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फ्रेम से फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होने चाहिए, x, y, z और t। क्लियर? वी रिक्वायर 4 कोऑर्डिनेट्स टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फ्रेम व्हिच आर x, y, z, t। इसमें से x, y, z जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y, z, इनको बोला जाता है स्पेस कोऑर्डिनेट, आकाशीय निर्देशांक। और यहां पर जो t होता है बेटा, इसको बोला जाता है टाइम कोऑर्डिनेट, यानी समय निर्देशांक। क्लियर? तो हमारे पास फ्रेम में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट, और इनको मिला करके एक साथ बोला जाता है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? तो किसी भी फ्रेम में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट, टाइम कोऑर्डिनेट, और अगर एक साथ आप इनको बोलोगे x, y, z, t, इनको बोला जाता है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, x, y, z, t। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ओरिजिन पे किसको रखा जाता है, ऑब्जर्वर को,
फ्रेम के ओरिजिन में किसको एज्यूम किया जाता है? ऑब्जर्वर को। जैसे हमको अगर आपकी पोजीशन को लोकेट करना है तो हम अपने आप को कहां एज्यूम करेंगे? ओरिजिन पे। और आपकी पोजीशन को लोकेट करना है तो आपको हम कहां पर एज्यूम करेंगे? पॉइंट ए पर। जरूरी नहीं पॉइंट ए हो, कुछ भी हो सकता है, बी, सी, डी, पी, एनीवन, कुछ भी हो। ध्यान रखिएगा, ये बात समझ में आ गई। और ये पूरा काम जिस सिस्टम के अंदर होता है, ऐसे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आर वेक्टर क्या होता है? इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट कहते हो, पोजीशन वेक्टर सॉरी बोलते हो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब चूंकि 3D लिखा हुआ है, अगर 1D होगा तो कोई एक हो सकता है आई जे के में, 2D हो तो इन तीनों में से कोई दो हो सकते हैं, और अगर स्पेस कोऑर्डिनेट है तो तीनों हो सकते हैं। और साथ साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दे आर नोन एज स्पेस कोऑर्डिनेट बट टी इज लेट टाइम कोऑर्डिनेट। और अगर इनको एक साथ मिलाया जाए तो इनको क्या बोला जाएगा? स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। सबको बात क्लियर हो गई? सबको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करो। पहले इन चीजों को ध्यान से बेस अच्छा बना लो, फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। नोट कर लें फटाक से कॉपी में। तो बच्चों अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम from which we can easily determine the position of any object and also direction of motion। निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की स्थिति और उसकी गति के बारे में पता लगा सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते होंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसको क्या बोला जाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर? कौन से फ्रेम इनर्शियल होते हैं? वो सारे फ्रेम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ मींस लॉ ऑफ फोर्स, इन दोनों को सेटिस्फाई करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहली बात तो क्या याद करने वाली है? दोज फ्रेम्स which obeys Newton's first and second laws are known as inertial frame। ऐसे सभी फ्रेम जो न्यूटन के पहले और दूसरे लॉ को होल्ड करें उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। क्लियर? इसको इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। दूसरी एक और पहचान होती है, जितने भी इनर्शियल फ्रेम होते हैं वो या तो रेस्ट में होंगे। ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेम्स which are in rest, जो या तो रेस्ट में हो, क्लियर, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या एक समान वेगों से चले, आर इनर्शियल। क्लियर? ऐसे सभी फ्रेम जो या तो रेस्ट में हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ना भूलना, या तो रेस्ट में हो या मूव करें तो कैसे? विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। तो सबसे बड़ी पहचान क्या आ गई? फ्रेम किसमें होते हैं? रेस्ट में। रेस्ट माने विराम में। और या तो फ्रेम किसमें होते हैं? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी नियत वेग से चलते हैं। नियत वेग, ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इनर्शियल फ्रेम का, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करें, थर्ड लॉ नहीं, पहला और दूसरा,
लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में होगी, अगर मोशन में है तो मोशन में होगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और दूसरा क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू ma। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ। तो ऐसे सारे फ्रेम जो इन दोनों लॉस को सेटिस्फाई करें, इनका पालन करें, उन्हीं को क्या बोलते हो? इनर्शियल यानी जड़त्वीय। और दूसरा क्या? जितने भी फ्रेम रेस्ट में हो, कोई कार रुकी है, ट्रेन रुकी है, हम रुके हैं, आप रुके हैं, दुनिया रुकी है, कुछ भी हो, एनीवन, अगर रेस्ट स्टेट है, क्लियर? और तो रेस्ट स्टेट में जितने भी फ्रेम होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? इनर्शियल। और अगर वो फ्रेम चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत कायदे से पढ़ा करिए। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। और अगर उसका एक्सीलरेशन 0 होगा, क्लियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम्स। ये भी इसका नाम याद रखिएगा। जितने भी फ्रेम नॉन एक्सीलरेटेड होते हैं, अत्वरित, जिनमें एक्सीलरेशन ना हो, वो सारे फ्रेम क्या कहलाते हैं? वो सारे फ्रेम कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको बात क्लियर हो गई? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पहचान क्या है? रेस्ट फ्रेम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को सेटिस्फाई करेगा, और अगर चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, अर्थात उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। ऑल टाइप ऑफ अनएक्सीलरेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, आर इनर्शियल। तो ऐसे सारे फ्रेम कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट कर लें इसको फटाक से। सबको क्लियर हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरे नंबर पे जो फ्रेम आता है उसका नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ, अजड़त्वीय निर्देश तल, अजड़त्वीय। नॉन इनर्शियल को हिंदी में क्या कहा जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में कहा जाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सबसे बड़ी पहचान, नाम ही उसका नॉन इनर्शियल। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, ये न्यूटन्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई, सच फ्रेम्स डू नॉट obeys Newton's laws of motion। ये न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करते। और कौन से लॉस जानते हो? फर्स्ट एंड सेकंड लॉस। ना भूलना, जिसके पास नोट्स ना बने हो साथ साथ बनाते चलिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ऐसे सारे फ्रेम जो मूव करें लेकिन उनमें एक्सीलरेशन हो, मींस एक्सीलरेटेड फ्रेम। तो ऑल टाइप ऑफ फ्रेम्स, ऑल एक्सीलरेटेड फ्रेम्स, ऑल एक्सीलरेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रकार के एक्सीलरेटेड फ्रेम हो, एक्सीलरेटेड अंडरलाइन हमने कर दिया, जितने भी प्रकार के एक्सीलरेटेड फ्रेम हो, एक्सीलरेटेड फ्रेम का मीन्स बेटा मतलब हुआ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? उनका त्वरण शून्य नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन जरूर होना चाहिए, इसलिए इनका नाम रखा गया है एक्सीलरेटेड फ्रेम्स। क्लियर है? कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी। इसका ये तभी हो सकता है जब वेलोसिटी या तो इंक्रीज करे, अगर किसी वस्तु का वेग बढ़े तो भी उसमें ये होगा, और या तो वेलोसिटी डिक्रीज करे। क्लियर?
या तो वस्तु का वेग बढ़े और या तो वस्तु का वेग घटे। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो भी उसमें एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो भी उसमें एक्सीलरेशन होगा, अर्थात ए की वैल्यू 0 नहीं है। तो जितने भी प्रकार के ऐसे फ्रेम हैं जिनमें एक्सीलरेशन है, जिनमें एक्सीलरेशन, बस ये ना लिखा हो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन होना चाहिए, वो सारे फ्रेम क्या कहलाएंगे? वो सारे फ्रेम कहलाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? ये सारे फ्रेम क्या कहलाते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? एक्सीलरेशन। और ये सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक विशेष प्रकार के फोर्स को जनरेट करते हैं, या अगर इस फ्रेम में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो वो एक विशेष प्रकार के फ्रेम को एक्सपीरियंस करे, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। ऐसी को बोलते हो कि सूडो फोर्स कोई कहता है, वास्तविकता में क्या होता है? सूडो फोर्स, जो कि एक प्रकार का आभासी बल है। तो जितने भी प्रकार के सूडो फोर्सेस हैं वो जिस फ्रेम में काम करते हैं उस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूडो फोर्स, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। आभासी बल है, फिलहाल आपको इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है, नोट कर लिया सभी लोगों ने, सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। आभासी बल सदैव अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कार्य करते हैं। क्लियर? जैसे आपने गौर किया होगा कि अगर हम लोग किसी कार में बैठे हो और कार तेजी से भागे, पहले ड्राइवर कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है 40 km/h, थोड़ी देर चली, रास्ता साफ दिखा, ड्राइवर अपने वास्तविक रूप में आ गया, उसने कार को और तेज भगा दिया, 40 से 60 km/h, 40 से 60 km/h कार की स्पीड कर दी। तो हम लोग जो कार के अंदर बैठे होते हैं, या आप जो कार के अंदर बैठे हो, या पैसेंजर कोई भी हो जो कार के अंदर बैठा हो, उसको सडन एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। देखा होगा, बाइक में भी देखा होगा, जैसे बाइक स्टार्ट की जाती हो, सडन जैसे ही आप पहला गियर डाल के बाइक को आगे बढ़ाते हो, हमको एक जर्क का एक्सपीरियंस होता है, एक झटके का अनुभव होता है। ट्रेनों में देखा होगा, ट्रेन जब चलती है तो हमें एक जर्क का एक्सपीरियंस होता है। मोड़ पर गाड़ियों को देखा होगा, जब कोई गाड़ी मोड़ पर मुड़ती है तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति मोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाते हैं, उनको भी एक सूडो फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। क्यों? ये सारे एग्जाम्पल जो भी हमने आपको बताए, ये किस प्रकार के फ्रेम हैं? दे आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तैयार कर लें। कि जो फिस्कस फोर्स है, लो भाई दूसरा भी नाम को याद आ गया दिमाग में, फिस्कस फोर्स मतलब आभासी बल, लिख दिया, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। और जो सूडो फोर्स है, एक ही होता है, नाम दो काम एक, नाम दो काम एक। फिस्कस फोर्स आभासी बल, सूडो फोर्स एक आभासी बल, और ये दोनों फोर्सेस, दोनों क्या है? तो एक ही फोर्स। ये फोर्स जिस फ्रेम में काम करते हैं, ऐसे फ्रेम को कहते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और सूडो फोर्स होता कितना है? F इज इक्वल टू माइनस एम ए, F इज इक्वल टू माइनस एम ए। अब एक बात आई दिमाग में कि माइनस साइन क्यों लिया गया? क्यों भाई? हम लोग तो न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं F इज इक्वल टू प्लस एम ए, यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? इन दिस फार्मूला द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बात आपको समझ में आई क्या? नहीं है सर, आप तेज बोल गए, तो भैया धीरे बोल दीजिए। तो ये माइनस साइन बेटा हमको ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी का एक्सीलरेशन होगा, फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए यहां पर साइन क्या आया? माइनस। गाड़ी कहां चलती है? आगे। हमको झटका कहां लगता है? पीछे। गाड़ी कहां मुड़ती है? लेफ्ट। हम कहां झुकते हैं? राइट। क्या है ये? दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ केस, इसलिए यहां पर साइन क्या आता है? नेगेटिव। तो फार्मूला क्या बना? F इज इक्वल टू माइनस एम। तो सारी बातें सबको क्लियर हो गई। कौन कौन से फ्रेम होते हैं? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। जितने फ्रेम रेस्ट में हो, जितने फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, वो सारे क्या कहलाते हैं? इनर्शियल। जितने फ्रेम न्यूटन्स लॉ को होल्ड करें वो भी क्या कहलाते हैं? इनर्शियल।
जितने फ्रेम न्यूटन्स लॉ को होल्ड ना करें वो क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल। जितने फ्रेम एक्सीलरेटेड हो, जिनमें एक्सीलरेशन हो, वो भी क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल। जिन फ्रेम्स में फिस्कस फोर्स काम करे, जिन फ्रेम्स में सूडो फोर्स काम करे, वो सारे फ्रेम कौन से होते हैं, नॉन इनर्शियल। क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल। ऑल टाइप ऑफ रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। जितने भी प्रकार के रोटेटिंग फ्रेम हैं उनको नॉन इनर्शियल कहा जाता है। लेकिन अगर अर्थ की बात करो, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूम रही है, लेकिन इसका साइज और शेप इतना हुज है, इतना विशाल है कि हमको अर्थ के रोटेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी इतनी स्लो डाउन है कि हमें किसी फिस्कस फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम एज्यूम करते हैं। तो पृथ्वी को जड़त्वीय फ्रेम माना जाता है। क्यों माना जाता है, अभी हमने आपको बताया। ये बात सबको क्लियर हो गई क्या, पूरा टॉपिक क्लियर? तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, मोशन। मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रेम। कितने प्रकार के फ्रेम पढ़े, दो टाइप के, कौन कौन से, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। दोनों की क्या पढ़ी, कंडीशंस, और साथ साथ में दोनों के क्या पढ़े, एग्जांपल्स। क्लियर हो गया? ये आपका टॉपिक हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी बच्चों हम लोगों ने स्टडी ये किया कि दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस फोर्स स्टडी हो गया। अब देखो, मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती हैं। एक को बोला जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरे को बोला जाता है स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी, विराम अवस्था में, या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी, यानी गति की अवस्था में। कब कौन सी ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगी, हमको ये ध्यान देना है। अभी हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो वो किसी अगले दूसरे के रिस्पेक्ट में या नेक्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट या तो रेस्ट में हो सकती है और या तो मोशन में हो सकती है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल समझा था कि अगर कोई भी एक मूविंग कार हो, कोई भी एक मूविंग कार हो, और इसमें कोई भी दो व्यक्ति ए और बी मोशन में हो, जैसे कार मूव कर रही है, मूविंग कार, ठीक है, और यहां पर एक कोई दूसरा एक और बंदा है सी, जो कि रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, और ये ग्राउंड फ्रेम है। ठीक है, पहला वाला फ्रेम कौन सा है, मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम, और दूसरा वाला फ्रेम कौन सा है, रेस्ट फ्रेम, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम। तो क्या हम लोगों ने स्टडी किया था कि बी के रिस्पेक्ट में ए कैसा है, रेस्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी कैसा है, रेस्ट में, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों कैसे हैं, मोशन में। दोनों कैसे हैं, मोशन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो तीसरे के रिस्पेक्ट में या चौथे के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में हो। अगर फ्रेम बदलेगा, क्या बदलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट बदलती है, चेंज होती है। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होती। और वैसे नॉर्मल वे क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु के आसपास का अगर सराउंडिंग या उसके कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हों, तो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कोई बदलाव ना हो, तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के करस्पॉन्डिंग अपनी पोजीशन को या परिवेश, जिसको सराउंडिंग कहते हो, हमारे आसपास की थिंग्स, इनके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदलती है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मोशन यानी गति में है। और अगर वो अपनी स्टेट को नहीं बदलती तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अर्थात विराम में है। ये बात सबको क्लियर हो गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना किस बात पर डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था और विरामावस्था डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, परिवेश। हमारे आसपास की जो भी थिंग्स हैं उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट स्टेट या उसकी मोशन स्टेट इस बात पर डिपेंड करती है कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, परिवेश के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दो प्रकार की स्टेट होती हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट ऑफ मोशन। तो ये बात सबको क्लियर हो गई। मोशन का मतलब क्या हुआ, बोलो, ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, वो टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज होंगे और उसकी जो पोजीशन है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी चेंज होगी। तो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में, और अगर इसमें कोई बदलाव नहीं है तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में। तो इसको बोलते हो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, नोट कर लें। अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। निर्देश फ्रेम पर कौन डिपेंड है और कौन डिपेंड नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जो डिस्टेंस होती है, दूरी, विस्थापन जिसको कहते हो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जिसको कहते हो वेग, स्पीड मींस चाल, ये सारी क्वांटिटीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ऑल द क्वांटिटीज डिपेंड्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कौन कौन, किसी भी वस्तु की दूरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड है, उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड है, वस्तु का वेग वेलोसिटी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड है, और स्पीड यानी उसकी चाल भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड है। कहीं कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो याद रखिएगा निर्देश तंत्र पर कौन कौन डिपेंड करता है। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद कर लो, जो टाइम होता है, टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट जो घटना का समय है, डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यह निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता। कौन, टाइम ऑफ इवेंट। टाइम ऑफ इवेंट कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी दो पर्सन ए और बी किसी ट्रेन में बैठे हों और तीसरा पर्सन सी प्लेटफॉर्म पर हो, ये मूविंग ट्रेन जो चल रही है, ठीक, अगर ए वाला मैन बी वाले की तरफ किसी बॉल को उछालता है, ठीक है, ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति की तरफ अगर किसी बॉल को उछालता है, किसी बॉल को थ्रो करता है, और उसका टाइम है t1, बी के द्वारा बॉल को कैच करने में लगा टाइम कौन सा है, t1, टाइम ऑफ इवेंट, t1 समय।
हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मॉलर डिस्टेंस है, तो टाइम इतना लार्ज नहीं होगा, बहुत छोटा टाइम है। तो अगर सी से पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम ऑफ थ्रो ऑफ द बॉल बाय द मैन ए व्यक्ति के द्वारा बॉल को थ्रो करने का समय क्या है, इसको भी ऐसा अपीयर होगा कि जैसे वो टाइम क्या है टी, या अगर मैं यहाँ t1 का है तो ये भी क्या होगा t1। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ऑफ इवेंट कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। इसका फ्रेम अलग है, ये मूविंग ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है? गतिशील ट्रेन। ये मूव कर रही है ट्रेन v वेलोसिटी से, और ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो दोनों के फ्रेम तो अलग अलग हैं। ये रेस्ट में है और ये मोशन में है। लेकिन इस बात को हमको याद रखना है कि जो समय ए ने लिया किसी बॉल को बी की तरफ थ्रो करने में, वही टाइम अपीयर होगा सी को भी जब से पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए इन थ्रोइंग द बॉल। ठीक है ना, कैच करने का टाइम नहीं, इन थ्रोइंग द बॉल, इंस्टेंट टाइम, तात्क्षणिक समय, पर्टिकुलर वैल्यू का जो समय है, ये समय कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरी बात याद रखिएगा, रिलेटिव डिस्टेंस, कौन सी? सापेक्ष दूरी। इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है, ये भी टाइम, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव डिस्टेंस also does not depends on frame of reference। ये भी निर्देश फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। कौन सी दूरी? रिलेटिव डिस्टेंस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं, लर्न कर लेना। निर्देश फ्रेम पर कौन कौन निर्भर है? दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। और कौन कौन निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं है? तो पहला है टाइम ऑफ इवेंट, घटना का समय, और दूसरा रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है ना, आपेक्षिक दूरी। ये दोनों चीजें कभी भी टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज, हमको ये याद रखना है कि विच क्वांटिटीज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और क्या याद रखना है, विच क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा और कौन कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे धीरे धीरे करके हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। मोशन इन 1D, अब हमको आना है मोशन इन 1D। 1D का मतलब क्या हुआ? वन डायमेंशन, सीधी रेखा, सीधी सड़क, सीधा रास्ता, सीधा लक्ष्य। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करती है, कैसा मूव करती है? स्ट्रेट, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन 1D। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करती है, स्ट्रेट पाथ कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेट पाथ ए से बी, ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेट पाथ ए से बी, ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेट पाथ ए से बी। ए इज द इनिशियल पोजीशन, बी इज द फाइनल। क्लियर? तो ये सारे मोशन क्या कहलाएंगे? मोशन इन 1 डायमेंशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन 1D, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक विमीय गति। कौन सी गति? एक विमीय गति। एक विमीय गति का मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? मोशन के कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते थे? मोशन के 3 कोऑर्डिनेट होते थे, x, y, z। और टी को क्या बोलते थे? टाइम कोऑर्डिनेट। टी को क्या बुलाया जाता था? टाइम कोऑर्डिनेटर था, समय स्थिरांक। तो अगर कोई एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदले, या तो x टाइम के साथ चेंज हो तो भी मोशन इन 1 डायमेंशन होगा, या तो y टाइम के साथ चेंज हो तो भी मोशन इन 1 डायमेंशन होगा, या तो z टाइम के साथ चेंज हो तो भी मोशन इन 1 डायमेंशन होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, समय के सापेक्ष बदले, तो ऐसे मोशन को या ऐसी गति को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोशन इन 1 डायमेंशन।
या इसी को हम लोग बोलते हैं एक विमीय गति। सबको बात समझ में आ गई? तो अगर एक कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन, और अगर दो कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे तो उसको क्या बोलोगे? मोशन इन टू डायमेंशन, द्विविमीय गति। और अगर तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन थ्री डायमेंशन, या इसी को बोलते हो स्पेशियल मोशन, आकाशीय गति। खैर वो तो बात का टॉपिक है, सबको समझ में आ गया? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन वन डायमेंशन मींस एक विमीय गति। चलिए अब एक विमीय गति में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो तैयार करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस का मींस क्या होता है? दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का मींस क्या होता है बेटा? विस्थापन। दोनों पता होना चाहिए आपको। एक को बोला जाता है दूरी और दूसरे को बोला जाता है क्या? विस्थापन। बड़ा आसान है। क्या होती है डिस्टेंस? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ए से चलना स्टार्ट करे, ठीक है, और वो बी तक जाए, ए को क्या बोलोगे? इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, और बी को क्या बोलोगे? फाइनल पोजीशन मींस अंतिम स्थिति। ऑब्जेक्ट ने चलना कहां से स्टार्ट किया? ए से, और मोशन को कहां खत्म किया? बी पर, और उसने ये पाथ सिलेक्ट किया, ठीक है, वो इस रास्ते से ऐसे गया। कोई टर्न होगा, कोई मोड़ हो सकता है, कोई पुल यानी डैम, या कोई ब्रिज, ऐसा आप कुछ भी मान लो, तो वो ए से बी तक गया। तो अगर हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल पाथ ट्रैवल किया, द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल पाथ ट्रैवल किया, वस्तु ने कितना कुल मार्ग ट्रैवल किया। टोटल पाथ लेंथ का मतलब यही हुआ कि कुल पथ की लंबाई, इसी को आप लोग कह सकते हो टोटल पाथ लेंथ। क्लियर? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, यानी दूरी। तो दूरी तो हमको समझ में आ गई कि दूरी है क्या? दूरी का मतलब हुआ कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल किया, कितना कुल मार्ग ट्रैवल किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दूरी। तो अगर ए से बी की बात करो तो ये पाथ लेंथ है, दिस इज द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। इसी पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और अगर हम लोग बात करें द वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो वेक्टर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना? वेक्टर डिस्टेंस ए और बी, तो ए और बी के बीच की अगर वेक्टर डिस्टेंस की बात करो तो ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल, तो ए से बी को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये वेक्टर डिस्टेंस मिला। और इसी वेक्टर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो द वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए क्या है? इनिशियल पोजीशन, और बी क्या है? फाइनल पोजीशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ विस्थापन। तो एक होती है दूरी और एक क्या होती है? विस्थापन। तो किसी भी जर्नी में, किसी भी यात्रा में आपने कहीं से चलना स्टार्ट किया तो आपने जितना टोटल पाथ ट्रैवल किया, आप पहले ईस्ट में गए, फिर वेस्ट में गए, फिर नॉर्थ में मुड़े, फिर साउथ में मुड़े, ऐसे कई सारे टर्न लेते हुए तब आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक अगर पहुंचे, तो अगर हम सारे पाथ को जोड़ दें तो इसको बोलते हो पाथ लेंथ, और ये पूरा पाथ लेंथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस। और अगर हम लोग बात करें केवल आपने जहां से चलना स्टार्ट किया और आप जहां पर जाकर रुके वहां तक की जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो छोटी दूरी है, जो वेक्टर डिस्टेंस है, जो सीधा मार्ग होगा, डायरेक्ट जो पाथ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस वेक्टर, और डिस्टेंस क्या है? एस। सभी लोग जानते हो जो डिस्टेंस होती है, एस इज द डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक? पता होगा, ना पता हो तो फिर से याद कर लो।
और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है यानी दूरी, सॉरी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, एक होती है कौन सी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, या ये कह दो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, दोनों के बारे में जानते हो, दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर, सीडीएस यूनिट मीटर, चलो पूरा लिखते हैं, दूसरी यूनिट होती है सेंटीमीटर, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल, क्या होता है, एल। और सभी लोग जानते हो जितनी भी डिस्टेंसेस होती, जितनी भी क्वांटिटीज होती, स्केलर, कौन सी, स्केलर, ध्यान रखना, वो सारी क्वांटिटीज जो स्केलर होंगी वो सारी क्वांटिटीज ली जाती हैं पॉजिटिव, और जो क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर उनको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और निगेटिव भी ले सकते हो। तो यहां पर कौन स्केलर है, बोलो, डिस्टेंस इज द स्केलर, तो डिस्टेंस हमेशा कैसा लोगे, पॉजिटिव। अगर बात करी जाए डिस्प्लेसमेंट की तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसको आप कैसा ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, यानी आप इसको निगेटिव भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो ये बात सबको याद रखनी चाहिए। दूरी एक धनात्मक राशि है, विस्थापन धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, शून्य भी है, और इस प्रकार ये दोनों में डिफरेंस हमको तैयार होना चाहिए। दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, दोनों की यूनिट होती है मीटर और सेंटीमीटर, और बेसिक डिफरेंस क्या है, जो टोटल पाथ लेंथ है, रास्ते की कुल लंबाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की जो वेक्टर डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो एक होता है वेक्टर और एक क्या होता है, स्केलर। एक को बोलते हो डिस्प्लेसमेंट और दूसरे को क्या बोलते हो, डिस्टेंस। नोट कर लें कॉपी में फटाक से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्टेंस होती है s और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज s वेक्टर। डिस्टेंस में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसमें क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ये बात सबको क्लियर हो गई। तो एक में केवल क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस में केवल क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो किसमें डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट में, और किसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो आंसर है डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जाम का। द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दूरी अपॉन विस्थापन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। क्या मैंने लिखा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो क्या रिलेशन होता है दोनों में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो या तो 1 के इक्वल होगा और या तो 1 से ग्रेटर देन होगा। अगर हम लोग बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन की, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, इसको बोलते हो वन डायमेंशन मोशन, सरल रेखा में गति। स्ट्रेट लाइन मोशन माने सरल रेखा में गति। तो ऐसी दशा में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट के। कब,
जब हम लोग बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन की, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। नोट कर लें। तो बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, और दोनों का रिलेशनशिप था डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया गया है। सभी लोग उसको ध्यान से रिवीजन करें। जिनके पास नोट्स ना बने हों वो इसके नोट्स भी बनाएं और बाकायदा अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मोशन इन 1D, रेस्ट स्टेट, मोशन स्टेट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके टाइप क्या होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और इसके कुछ बेसिक एग्जांपल तैयार किए जो कंपटीशन के चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसकी बहुत अच्छी तैयारी करें। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो होगा वो होगा स्पीड के बारे में, और टाइप्स ऑफ स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। तो पहले आप लोग तब तक इस वाले पार्ट को तैयार करें, अगला वीडियो लेकर हम लोग जल्दी आएंगे और उसमें आपको इन सारी चीजों को डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।